चलिए, तो हम नीच के ग्रहों की बात करें, हमने उच्च के घरों में हमने ये देखा कि कोई भी प्लैनेट जो है जिस हाउस में उच्च का माना जाता है ना, तो उस हाउस में वो अपनी एनर्जी पूरी तरीके से वहां पर डालता है। अपने कारक तत्व जो उसके होते हैं जिनसे रिलेटेड वो प्लैनेट माना जाता है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी लाल किताब के हिसाब से जिन भावों का वो मालिक है, जिन भावों को वो रूल कर रहा है, लाल किताब के हिसाब से पक्के घर और अ, अपने घर के उससे मैं कह रहा हूं। ठीक है, जो जैसे मैंने बताया था ना, पक्का घर सूर्य का जो है, पक्का घर कौन सा है? सूर्य का पक्का घर अपना कौन सा है? मेष। मे- पहला घर। सूर्य का पक्का पहला घर घर फिफ्थ पहला हाउस। है। अब पहला घर जो है ना सूर्य का, ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ जी सर। यस सर, हाँ, यस तो सर। अगर अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अपने पक्के घर में। तो इसका मतलब सूर्य उच्च भी है और अपने घर में भी है। तो ये हम्म। स्थिति सूर्य के लिए बहुत अच्छी है। अब सूर्य अगर यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो हमको जो है ना वो नेम फेम देगा। ठीक है, और हमारी एक तरीके से जो आत्मा होगी ना, आत्मिक सोच हमारी बहुत अच्छी होगी, आत्मा से हम मजबूत होंगे, हमको कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो सूर्य फर्स्ट हाउस, सूर्य के ये कारक तत्व फर्स्ट हाउस में बैठा है, मतलब अपने घर में बैठा हुआ है, अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, अपने उच्च के घर में बैठा हुआ है। तो यहां पर ये फर्स्ट हाउस के रिजल्ट तो अच्छे देगा ही देगा। और पंचम भाव को ये रूल करता है, तो संतान पक्ष का भी इसको जो है ना, इस व्यक्ति को हमेशा लाभ मिलेगा। पांचवें घर के भी वो रिजल्ट देगा, क्योंकि पांचवें घर को रूल कर रहा है, पांचवें घर का वो स्वामी है। तो सूर्य जब भी उच्च का होगा तो दो चीजें अच्छी होंगी। एक तो जो फर्स्ट हाउस हमारी ऑल ओवर जो लाइफ है उसको हम एनालाइज करते हैं, तो ऑल ओवर लाइफ में जो है ना हमारा चीजें इजीली हमारे लिए होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। और सूर्य के अपने गुण, नेम फेम, है ना। एक देखिए, सूर्य जिसका अच्छा होता है ना वो पूजा पाठ भी करने वाला बहुत होता है, ये धर्म से भी जोड़ता है सूर्य। सूर्य एक तरीके से आप, ये आत्मा का कारक है ना, तो जितना अच्छा सूर्य होगा उसकी आपकी आत्मा उतनी पवित्र होगी। सूर्य किसी की अगर आत्मा के बारे में अगर हमको जानकारी लेनी होगी, अंदर से कैसा है आदमी, बाहर से तो ये चलो जैसा भी दिख रहा है, अच्छा है, गोरा है, काला है, जैसा भी दिख रहा है इसका चेहरा जैसा भी है, ये अंदर से कैसा है तो उसका सूर्य उठा के आप देख सकते हो। अगर कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में, जैसे सूर्य यहीं पर बैठा हुआ है ना, ये सूर्य यहाँ पर फर्स्ट हाउस में यहाँ पर उच्च का भी है और और यहाँ पर अपने घर का भी है। तो सूर्य यहाँ पर उच्च का हो गया। एक मिनट, एक मिनट होल्ड। ठीक है, तो ये जो है ना, मैं यहाँ पे आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमने उच्च वाले प्लैनेट्स की हमने पिछली क्लास में हमने बात की, नीच वाले प्लैनेट की अभी हम बात करेंगे। तो उसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे जिस घर में जो भी प्लैनेट उच्च का होता है तो वो पूरी कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ है। अब चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा किन चीजों का कारक है लाल किताब के अनुसार? चंद्रमा जो है आपके मन का कारक है, पैसे का कारक है, घर की सुख शांति का कारक है, आपकी मदर का कारक है। ठीक है, माँ के समान जितने भी आपके रिलेशन है उनका कारक है लाल किताब के अनुसार। फादर की प्रॉपर्टी का भी कारक है वो। सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना इस व्यक्ति के साथ में बड़ी अच्छी इसके जीवन से जुड़ के रहेंगी। अब चंद्रमा चौथे घर का भी मालिक है यहाँ पर, चौथे घर का मालिक है।
इसका मतलब चौथे घर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना, प्रॉपर्टी, पैसा, और माँ का साथ, है ना, अपना जन्म स्थान, ये सारा चौथे घर से है। शिक्षा मतलब जो शुरुआत की जो एजुकेशन होती है वो, ये सब जो है ना फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें चंद्रमा उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कब? जब चंद्रमा का टाइम आएगा। कोई भी प्लेनेट जो है ना अपने रिजल्ट वो देने में तभी सक्षम होता है जब उसका टाइम चल रहा होता है, उसका पीरियड चल रहा होता है। वो दशाओं के अनुसार हम आगे पढ़ेंगे, जब लाल किताब दशा और उस सब पे बात करेंगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो उच्च प्लेनेट की बात की, तो उसको इसी तरीके से हम लेंगे। जो भी प्लेनेट जिस हाउस में उच्च का होता है, इसका मतलब वो वहां के बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होता है। और उन हाउसेस के भी वो रिजल्ट बहुत अच्छे देता है जहां का वो कारक होता है और जहां का वो स्वामी होता है। कारक भी जो प्लेनेट जिस हाउस का होगा, जैसे चंद्रमा अपने ही, चंद्रमा जो है ना अपने ही घर का कारक है, चौथे घर का। यस। है ना, जैसे चंद्रमा चौथे घर का ही कारक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी प्लेनेट जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है ना, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुआ है, जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये उच्च का हुआ जुपिटर यहाँ पर चौथे घर में। तो अगर जुपिटर चौथे घर में उच्च का बैठा हुआ है, तो जुपिटर किसका कारक है? जुपिटर प्रॉस्पेरिटी का कारक है, जुपिटर हमारे भाग्य का कारक है, जुपिटर हमारे बाप दादाओं का कारक है, जो हमारे पूर्वज हैं। जुपिटर एक आइडियोलॉजी है आपके जीने की, जो आर्ट है आपकी, क्या आइडियल, कहते नहीं यार, कितना आइडियल पर्सनालिटी है इसकी, है ना। तो ये जुपिटर उन सब का कारक है। जुपिटर धन का कारक है। क्यों कारक है धन का? जुपिटर के घर कौन कौन से होते हैं? दूसरा घर, पांचवा घर, नवा घर, 11वां घर और 12वां घर, यही होता है ना। यस। पांच घर होते हैं जुपिटर के कुंडली में। तो जुपिटर जब भी फोर्थ हाउस में बैठेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पांचों घर जो है ना बहुत अच्छे से उसको शुभ रिजल्ट दे रहे होंगे। मतलब दूसरा घर भी अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, पांचवा घर संतान का भी अच्छे रिजल्ट उसको मिल रहे होंगे, नवा घर भाग्य भी उसका अच्छा होगा, 11वां घर उसकी डेली अर्निंग और उसकी इच्छा पूर्ति जो वो चाहता है जीने जिंदगी में, वो भी उसको मिल रहा होगा। और 12वां घर जुपिटर के अनुसार मोक्ष का होता है। मतलब वो एक जाके जो है ना आखिरी क्षण वो मोक्ष के लालसा में लग जाएगा। मोक्ष मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, वो दूसरी प्लानिटरी पोजीशन डिपेंड करेगी। लेकिन उसका जो वो जो हाउस है ना वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट देने के उसमें होगा। ठीक है। तो उच्च के प्लेनेट का मतलब ये है कि वो जिस हाउस में बैठता है तो अपने कारक तत्वों को भी अच्छा करेगा, जिस हाउस में बैठा है उस हाउस को भी अच्छा करेगा, और जिन हाउस को वो रूल कर रहा है उनको भी अच्छा करेगा। ठीक है। तो यही जो है ना सारे प्लेनेट का होता है, जितने भी हमने उच्च के वो ये हमने किए। तो मेरे ख्याल से उच्च के प्लेनेट थोड़ा थोड़ा तो याद हो ही गए होंगे सबको। कोई कोई रिपीट करेगा मुझे उच्च के घर के सारे, जो जिसको अच्छे से मतलब जिसने एक बार रीड किया हो, उससे सबका रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। सिंपल, सिर्फ इतना। इस- फर्स्ट सामने हाउस सामने सूर्य। कुंडली खुली हुई है, इसमें जो है ना आप इसको देखते हुए हर हाउस को बताते हुए आप बोल सकते हो। सर फर्स्ट हाउस सूर्य उच्च का जीवन राजा के जैसा जीता है। अधिकार, हर चीज अपने अधिकार में रह के काम करता है, अथॉरिटिव आप सिर्फ जो पर्सनालिटी है ना, होता है। आप सिर्फ घरों में कौन सा प्लेनेट उच्च का है सिर्फ ये बताना है बस। ओके। फर्स्ट हाउस में सूर्य, सेकंड हाउस में चंद्र, थर्ड हाउस में राहु, फोर्थ हाउस में गुरु, फिफ्थ में कोई उच्च का नहीं होता, सिक्स्थ में बुध। सर बस इतना ही पता है अभी तक। अच्छा, बाकी नहीं पता। अभी पूरे उच्च के प्लेनेट नहीं हुए हैं? सब मेरे को नहीं नहीं होंगे रियलाइज सर। हुए। सब मेरी नहीं मैं लिख नहीं पाई या कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे वो लास्ट का नहीं हुआ, और मैं चलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं कोई सुन नहीं। पाई। नहीं सर, अच्छा सेवेंथ अच्छा। में शनि उच्च का होता है। एट्थ हाँ। में कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं है। नाइन्थ में केतु। टेंथ में मंगल। 11th में कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं है।
ट्वेल्थ हाउस में शुक्र। शुक्र उच्च का होता है। 12th हाउस में शुक्र और केतु दोनों उच्च के होते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर देखिए उल्टा है। ये 12वां घर जो होता है ना वो राहु का होता है। राहु हम्म। कारक है ना यहाँ का। यस सर। तो यस सर। तो राहु के घर में केतु उच्च का होता है और केतु के घर में राहु घर उच्च पे का राहु होता उच्च है। का होता है। यस सर। ठीक है। और केतु, देखिए शुक्र और केतु यहाँ पर 12वें घर में इसलिए उच्च के माने जाते हैं। 12वां घर दोनों चीजों का है। आप जिस तरफ जीवन में जाना चाहें, आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होना चाहें, एक धर्म का रास्ता एक अलग वो है ना। और एक जो है ना आप भोग में लिप्त होना चाहें, 12वां घर उसका भी है। तो शुक्र और केतु यहाँ पर दोनों उच्च के होते हैं। दोनों, एक मोक्ष का कारक है, एक भोग का कारक है। तो और सर। दोनों, और जिन लोगों का दोनों प्रबल होता है ना, वो उस राह पर चलते हैं कि जीवन में इन्होंने हर चीज, इन्होंने जो है ना इसका सब कुछ इन्होंने भोग लिया है। ये बिल्कुल तृप्त हो चुके हैं। अब जो है ना ये सब छोड़ के अब मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। जिनका जो है सर ना जैसे शुक्र, वो बुक है अ मॉन्क जिनका सोल्ड शुक्र फरारी। जिनका शुक्र और केतु दोनों स्ट्रांग होता है, दोनों बराबर के होते हैं। ठीक है। तो उनका इस तरीके से होता है। चलिए हम लोग नीच के ग्रहों की बात करते हैं। अब यहां पर फर्स्ट हाउस में जो हमने सूर्य को हमने उच्च की जगह दी थी। तो करेक्ट। सूर्य को हमने उच्च की जगह इसलिए दी थी कि फर्स्ट हाउस में जो है ना वो मंगल का घर है यहाँ पर। और मंगल की जो एनर्जी होती है ना वो थोड़ी सी गर्म टाइप की एनर्जी होती है, लाल गर्म, है ना, इस कलर का होता है। और सूर्य भी गर्म ग्रह है। और अगर और भी ज्योतिष की भाषा में माना जाए तो सूर्य राजा है और मंगल उसका सेनापति है। सेनापति। तो राजा जो है ना अपने सेनापति के साथ में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो सर फिर तो मंगल का एट्थ हाउस भी मंगल का है, तो सूर्य वहां पर भी शुभ अच्छा होना चाहिए। हाँ, सूर्य वहां पर भी बहुत अच्छा होता है, 8th हाउस में। 8th हाउस का सूर्य तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो अभी जो है ना जब उसकी जब बात करेंगे ओके। तब तब आपको पता चलेगा क्यों अच्छा होता है। श्योर सर। लेकिन ये शनि का भी घर है, ये भी नहीं भूलना है ना। ओके करेक्ट। तो सूर्य शनि दुश्मन, हाँ। तो वहां पे हम्म, प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल। ओके। तो अब जो है ना बीच में मुझे टोकना नहीं कोई, प्लीज। सॉरी मैं जो सर। है ना वो उससे हट जाता हूँ, मैं कुछ बता रहा होता हूँ और फिर पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला जाता है। सॉरी सर, नहीं है ना, तो करेक्ट। बिल्कुल भी मत टोकिएगा। मैं श्योर सर। जब इसको हम एंड कर लेंगे तब हम बात करेंगे शुरू से लेके आखिरी तक, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो। मुझे बड़ा मजा आता है बाद में, क्लास के बाद में बात करने में। है ना, तो आराम से बात करेंगे। अभी अभी जो है ना वो समझा तो कुछ और रहा हूँ, वो दूसरी तरफ वो चला जाता है फोकस। तो हम लोग नीच के ग्रहों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सूर्य हमने जाना क्यों उच्च का होता है। सैटर्न जो होता है ना, शनि जो है ना वो ठंडा ग्रह है और अंधेरे वाला ग्रह है। मतलब शनि मतलब अंधेरा, शनि मतलब रात। ठंडा इतना कि मतलब जो इतनी गलन, इतनी शीत की जो है ना आदमी को बिल्कुल बर्फ में कन्वर्ट कर दे, बर्फ जमा दे, ऐसा ठंडा। देखिए ठंडी हवा जो ठंडी हवा जो होती है ना वो जो है ना बृहस्पति की मानी जाती है, शुद्ध और ठंडी हवा। यहाँ पर शनि और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन को समझने में आपको बहुत आसानी होगी जो मैं समझा रहा हूं आपको। शनि और बृहस्पति जो है ना वो दोनों एक ही है। शनि भी बहुत ही एक आइडियोलॉजी पे चलता है, बृहस्पति भी एक आइडियोलॉजी पे चलता है। शनि जो है ना वो डिसिप्लिन का कारक है, बृहस्पति भी डिसिप्लिन का कारक है। यहां पर जो चना होता है ना, काला चना, काला चना जो है ना शनि है, और उसके छिलके को अगर आप उतार दोगे ना तो जो पीला जो निकलेगा ना वो बृहस्पति है। वो बृहस्पति का कारक है, पीली दाल, चने की दाल। ठीक है। तो जो ठंडी हवा है ना वो बृहस्पति है, और वही ठंडी हवा अगर जमने लग जाए, इतनी ठंडी हो जाए, इतना शीत हो जाए कि वो जमने लग जाए हवा, वो शनि है। मतलब इतनी बर्फ जो खून को ठंडा कर दे। पहला घर किसका है, मंगल का। मंगल क्या है, हमारा खून।
और सैटर्न यहां पर आके बैठ गया, स्लो कर दिया, स्लो कर दिया, है ना, खून ठंडा हो जाना, सूर्य की गर्मी को कम कर दे, इतना ठंडा। तो इसका मतलब क्या हुआ, शनि के यहां पर आते ही कौन कौन दो प्लेनेट प्रॉब्लम में आ गए, एक तो सूर्य प्रॉब्लम में आ गया और एक मंगल प्रॉब्लम में आ गया। मंगल है। शनि उतना प्रॉब्लम में नहीं आया। शनि प्रॉब्लम में इसलिए नहीं आया क्योंकि शनि मंगल को अपना मित्र ने, शत्रु नहीं मानता, मंगल मानता है शत्रु। अब इसका मतलब ये हुआ कि शनि फर्स्ट फर्स्ट हाउस में नीच का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सूर्य को खराब कर दिया और मंगल को खराब कर दिया, इसलिए वो नीच का हो गया। मतलब आपका नेम फेम खराब कर दिया और आपके अंदर एनर्जी, आपको आलसी बना दिया। लेकिन शनि अगर, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब हो जाए, शनि फर्स्ट हाउस में बैठ के अच्छे भी रिजल्ट देता है ना। तो इसलिए शनि को जो है ना यहाँ पर नीच का माना जाता है। शनि जब भी यहां पर होता है तो सूर्य मतलब फादर, मंगल मतलब भाई। व्यक्ति की अपने बाप से, मतलब अपने फादर से और अपने भाई से नहीं बनती है। ये किसी भी काम में टिक नहीं पाते, क्यों? क्योंकि अपने से बड़े लोगों की इनको सुनना नहीं है। भाई सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य आपके बॉस हैं, जो आपसे बड़ा, आपका राजा, आपका पिता, जिनके यहाँ जो आपके माई बाप हैं, सूर्य वो। इस देश के प्रधानमंत्री सूर्य, मुख्यमंत्री सूर्य, ये सब सूर्य सूर्य हैं। ठीक है। इन लोगों से व्यक्ति की नहीं बनती है, सरकार से उनको परेशानी रहती है ना, बॉसेस से नहीं बनती है जब भी शनि यहां पर आ जाता है, तो इसलिए अपने काम में टिक नहीं पाते, क्यों? बॉस से बननी नहीं है। अपने से जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी बातों को ये लोग दिल पे ले लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में रहते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो है ना, शनि को इसलिए नीच का कहा गया है। ठीक है। सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह जो है ना, वो नीच का नहीं होता। नीच का इसलिए नहीं होता कि ये किसका घर है, किसका घर है ये? तो शुक्र का। शुक्र का घर है और बृहस्पति का घर है। हाँ। मतलब दो गुरुओं का घर है ये धर्म स्थान है। लाल किताब के अनुसार सेकंड हाउस धर्म स्थान है। धर्म स्थान मतलब मंदिर, सबके लिए अपने अपने धर्म स्थान होते हैं। मतलब ऐसी जगह कि जहां पर बुरा आदमी भी जो है ना, वहां पे अपने पाप छोड़ने की सोचता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ भगवान के सामने हाथ जोड़ के, अपने कुकर्मों को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने पापों को छोड़ रहा हूँ। वही तो छोड़ता है आदमी वहां। एक ही स्थान ऐसा होता है ना जो वहां पे गलत लोग भी जो है सरेंडर रहते हैं, मतलब उस भावना से जाते हैं। तो यहाँ पर खराब से खराब प्लेनेट धर्म स्थान में आके अपनी नीचता को छोड़ देता है। तो सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट होगा वो, इसका मतलब अच्छे ही रिजल्ट देगा। धर्म स्थान में बैठ के वो अपने अच्छे ही रिजल्ट देगा सेकंड हाउस में। ठीक है। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस में केतु को नीच माना जाता है। केतु जो है ना, एक तरीके से मंगल के घर में आया हुआ है। मंगल मतलब खून। केतु जो होता है ना, नुकीला, नुकीली चीज, या एक तरीके से ब्लड में ये करंट का काम करती है। जैसे मान लीजिए अगर केतु और मंगल की युति है ना, तो ऐसा आदमी बड़ा गुस्सैल होगा, उसको एकदम से गुस्सा आती है, और गुस्से में आके जो है ना, वो उस टाइम वो कुछ नहीं सोचता, उससे पता नहीं क्या क्या हो जाए उस गुस्से में। अगर
किसी तरीके से ये मंगल कंट्रोल में नहीं है। दो तरीके होते हैं ना, एक तो केतु मंगल की युति हो गई, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गया, मंगल खराब हो गया इस व्यक्ति का। ठीक है। एक होता है कि दूसरी, हमने दूसरी जगह हमारी कुंडली में नजर पड़ी, नहीं नहीं नहीं, मंगल को जो है ना यहाँ पर मदद मिल रही है, मंगल के साथ में उसका मित्र बैठा हुआ है, मंगल को उसका दोस्त देख रहा है, या मंगल कंफर्टेबल पोजीशन पे है, तो वो गुस्से की मात्रा थोड़ी सी उसी अनुसार हर व्यक्ति में ऊपर नीचे रहेगी। गुस्से में कौन कितनी हानि कर सकता है, ये मंगल और केतु या मंगल की स्थिति बताएगी। क्योंकि मंगल जो है ना रिश्तों का, रिश्ते रिश्ते बनाने का कारक होता है। कोई भी रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, जितने भी इस दुनिया में रिश्ते हैं ना, उसका कारक मंगल होता है। मंगल अच्छा है, रिश्ते अच्छे। ठीक है। तो यहां पर केतु जो है ना वो बुध और मंगल दोनों को खराब करता है। बुध मतलब हमारे शरीर की नसें, जितना नसें वाला जो पार्ट है हमारी बॉडी का, वो सब बुध होता है। लाल किताब के अनुसार बुध दांतों को भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर केतु एक तो गुस्सैल बनाता है, दूसरा जो है ना वो फोड़े फुंसी वगैरह होने में थोड़ा सा एक तरीके से बॉडी में ये सब होता रहता है। और केतु खराब अगर हो जाता है तो फिर पाँवों में दिक्कत, घुटने में दिक्कत, है ना, आ, आपके प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत, वहां पे ये परेशानी देता है। और अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर बुध भी अगर कुंडली में खराब है, केतु भी उसके घर में बैठा हुआ है, तो फिर कभी कभी जो है ना नसों में इतनी ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि पैरालाइज भी जो है लोग होने का जो खतरा रहता है। ठीक है। तो यहां पर अगर जैसे केतु है तो स्थिति ठीक तो नहीं है, दोनों को खराब कर रहा है, बुध और मंगल को। तो यहां पर इस हाउस को मजबूत करने के लिए, इस हाउस को सपोर्ट देने के लिए यहां पर केतु का उपाय किया जाता है बृहस्पति से। क्योंकि बृहस्पति जो है ना केतु का गुरु है। तो इसीलिए जब भी केतु यहाँ थर्ड हाउस में हो और इस तरीके की चीजें आ रही हो, या मंगल केतु की युति हो, तो इसीलिए व्यक्तियों के कान में सोना डलवा दिया जाता है, क्योंकि कान जो होते हैं ना वो केतु के माने जाते हैं, बृहस्पति की मदद दे दी जाती है। ठीक है। और केतु का उपाय किससे होता है? जुपिटर के जरिए होता है। जितना जुपिटर को हम अच्छा करेंगे उतना केतु मजबूत होता चला जाएगा। केतु को अच्छा करने के लिए बृहस्पति को अच्छा करना पड़ता है, राहु को अच्छा करने के लिए बुध को भी अच्छा करना पड़ता है, और अब राहु को भी। ये दोनों जो है, दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए व्यक्ति, दोनों उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन केतु को अच्छा रखने के लिए जुपिटर को अच्छा कर लेना काफी है। तो यहाँ पर जुपिटर के जरिए इसको उपाय किए जाएंगे। अगर यहाँ पर केतु की पोजीशन है तो चने की दाल, है ना, इसको जल प्रवाह करना, साथ में गुड़ मिला के जल प्रवाह कर देना, गले में या कान में सोना पहन सकते हैं, कुत्ता भी पाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर केतु होता है ना, तो और जुपिटर अगर पीड़ित होता है तो पितृ दोष का भी कारक बनता है। तो इसलिए यहाँ पर केतु का उपाय जो है ना करना जरूरी होता है। एक उपाय ये भी होता है कि 100 कुत्तों को एक ही दिन में खाना खिलाना, ये भी उपाय होता है यहाँ के केतु का। ठीक है। चलिए। तो केतु जो है ना थर्ड हाउस में नीच का माना जाता है। फोर्थ हाउस में मंगल नीच का होता है। फोर्थ हाउस में, हालांकि ये चंद्रमा का घर है, लेकिन फोर्थ हाउस में ये जो जगह है, ये पानी की जगह दी गई है। जो शुद्ध पानी होता है, बहता हुआ पानी, साफ स्वच्छ जल, ये बुद्ध जो है ना, सॉरी, चौथा घर जो है ना इस पानी का है। इसीलिए तो जब भी चौथे घर में कोई चीज स्थापित करनी होती है तो उसको जल प्रवाह किया जाता है। अगर आप कोई वस्तु जल प्रवाह करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है ना आपके चौथे घर में मानी जाती है। तो चौथा घर पानी का है।
अब यहाँ पर मंगल जो है ना, गर्म गोला एकदम गर्म, वो अगर पानी में पड़ेगा तो पानी जो है ना भाप बन के जो है, वाष्प बन के उड़ेगा। तो ये पानी का भाप बन के उड़ना, पानी मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब पैसा। तो जैसे जैसे आपका मंगल यहाँ पर होगा तो धीरे धीरे आपके पैसे के नुकसान होते रहेंगे, पानी भाप बन के होता रहेगा, कर्जे के हालात बनेंगे, माँ को दिक्कत आएगी, मौसी को दिक्कत आएगी, आपके माँ के खानदान को दिक्कत आ सकती है, मतलब मामा वगैरह के ऊपर समस्या आ सकती है। ऐसे लोग दूसरों को सलाह वगैरह बहुत देते हैं, लेकिन उस पर लोग खुद अमल नहीं कर पाते हैं। और लाल किताब तो कहती है कि ऐसा इंसान घर में रखे समंदर को भी आग लगा दे। चौथे घर का मंगल। इसीलिए इसको यहाँ पे नीच का माना जाता है, इतनी डरावनी डरावनी बातें बोली गई है मंगल के लिए। लेकिन यहाँ पर मंगल कभी कभी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है, आदमी को प्रॉपर्टी में इतने लाभ करवाता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। आपने देखा ना, जो इस लेवल पे भी मंगल यहाँ पे व्यक्ति को दे देता है, जो जरा जरा सा प्रॉपर्टी का काम करने वाले थे, बड़े बड़े बिल्डर बन के बैठे हुए हैं आज, इस लेवल पे ऊंचाइयां देता है। लेकिन सपोर्ट के जरिए, अकेले नहीं दे पाता, क्योंकि नीच क्या है ना यहाँ पर, सपोर्ट चाहिए मंगल को यहाँ पर। और अगर उसके मित्र ग्रह का सपोर्ट मिल जाए, सबसे अच्छा सपोर्ट किसका होगा अच्छा यहाँ पर, आप लोग क्या सोच सकते हो? किस प्लेनेट का सपोर्ट मंगल को दे दिया जाए तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा? मंगल को, मंगल का मित्र। कोई बताए बता। जुपिटर। चौथे घर में मंगल नीच का है, और मैंने कहा कि मंगल को, मंगल यहाँ अकेले बहुत अच्छा नहीं करता जब तक उसको सपोर्ट न मिले। तो किस जुपिटर प्लैनेट की का सपो सपोर्ट मंगल को सर, सूर्य का बहुत अच्छे सपोर्ट। लेवल तक लेके सूर्य और जाएगा? चंद्र का, सूर्य हैं? चंद्र या गुरु में से तीन मून मित्र अच्छा हैं। रहेगा ना सर, फोर्थ हाउस तीन मून का प्लैनेट घर है, है। तीन सूर्य प्लैनेट है, चंद्र गुरु सूर्य इसके तीन, सूर्य चंद्र और गुरु, तीनों इसके मित्र हैं। तीनों ही इसके मित्र हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे अच्छी मदद किसकी रहेगी? सर चंद्र मून की, अच्छा रहेगा शायद। है? जुपिटर बेस्ट रहेगा सर। सर चंद्र की, क्योंकि चंद्र का ही घर है। बिल्कुल, चंद्रमा की मदद इसको सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि चंद्रमा का ही घर है, 80% पावर लेके बैठा हुआ है वो, और अपने ही घर में बैठा हुआ है, और वहां पर मंगल नीच का है। सोचो मंगल को कितनी मदद मिल जाएगी उससे। जितनी अच्छी मदद और सर चंद्रमा वो उसको दे इमोशनल नहीं सकता होगा है, क्या? वो इसलिए मदद चंद्रमा उसको दे सकता है क्योंकि वो चंद्रमा का अपना ही घर में, अपना ही घर है। कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए आप किसी के घर में गए, और उस घर को जो है ना, वो घर आपके अनुसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो उसी दौरान, लेकिन आप उस घर का जो मालिक है वो आपका बहुत बहुत जिगरी दोस्त है, और वो अचानक से आ गया उस घर में, तो उस खराब घर को जो है ना, आपके अनुसार वो कितना मतलब उस तरीके का माहौल बना देगा कि आप, बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो है ना, वो उसका अपना घर है, चंद्रमा का। अपने घर में मंगल को वो पूरी तरीके से मन की सुख शांति, घरेलू हर चीज, प्रॉपर्टी, रुपया पैसा सब कुछ प्रोवाइड करवाने की क्षमता देगी। और मून मन की से हेल्प उस कैसे व्यक्ति मिलेगी को सर? स्ट्रांग करेगी, मन से स्ट्रांग करेगी, मन से एनर्जेटिक बनाएगी उसको। उसका मन जो है ना उन्हीं सब चीजों में रहेगा, चंद्रमा है ना साथ में। ठीक है? तो यहां पर मंगल को नीच का माना जाता है अगर अकेला है तो। पांचवें घर में, पांचवें घर में तो वैसे कोई प्लेनेट नीच का नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य यहां पर सबको मदद देता है, राजा का घर है ये। भाई राजा के दरबार में कोई भी आएगा तो उसको आते ही तो जो है वो ऐसा खराब तो रिजल्ट देगा नहीं, उसकी मदद ही करेगा, उसकी शरण में आया हुआ है, उसके घर में आया हुआ है। लेकिन यहां पर पांचवें घर में अगर खराब शनि बैठ जाए या खराब राहु होके बैठ जाए तो उसको हम नीच का ही मानते हैं। शनि आपको उल्टे सीधे प्रेम में डलवाएगा, ऐसी जगह आपके प्रेम संबंध लगवाएगा कि आप जो है ना जिंदगी में
कोई फायदा नहीं होगा, दिक्कत ही लाएगा। और राहु, राहु तो कभी कभी बुद्धि भ्रमित करके रखता है। बुद्धि का भी हाउस है ना ये पांचवा घर। सर बुद्धि बुद्धि को ही भ्रमित क्या होता है? भ्रम की स्थिति में डाल के रखता है ये। और अगर किसी फीमेल चार्ट में अगर ये यहाँ पर राहु है तो संतान उत्पत्ति में भी ये बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है। तो पांचवें घर में वैसे नीच का कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर शनि और राहु को आप नीच का रिजल्ट देते हुए देख सकते हैं। ठीक है। छठवें घर में शुक्र सर को नीच का भ्रमित माना में जाता है। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हम्म। भ्रमित में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? भ्रमित में बुद्धि जैसे अब। हमारा बुद्धि भ्रमित करता है, तो वो हम्म। क्या होता है? भ्रमित को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना सर। भ्रमित करने का मतलब ये हुआ कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, है ना, कोई स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ, कोई व्यक्ति कोई बुक लेके पढ़ने बैठा, थोड़ी देर हम्म। पढ़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, फिर सोचेगा नहीं नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं दूसरी चीज पढ़ता हूँ। उसमें उसमें लगा रहेगा, फिर वो तीसरे में लगा रहेगा। अपने आप को जो है ना, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को जो है ना एकाग्रचित नहीं कर पाएगा। हमेशा वो भ्रम की स्थिति में रहेगा। ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं। ओके सर। ठीक है। मतलब कंसंट्रेट नहीं है, हर तरफ भागेगा और किसी भी हाँ चीज में अपना बिल्कुल। 100% नहीं देगा। हाँ, कोई भी चीज, ये जो हाउस है ना, ये आपका प्रेम संबंधों का भी होता है, निस्वार्थ प्रेम का पंचम भाव। पंचम हम्म। भाव अगर बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है ना, तो निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। ओके। पंचम भाव चौथे घर से दूसरा माना जाता है। हाँ जी। जो एक माँ का निस्वार्थ प्रेम होता है ना, उसको डबल कर देता है, बढ़ा देता है। दूसरा घर जो होता है ना, हर हाउस को बढ़ा देता है। तो ये हाँ। निस्वार्थ प्रेम का हाउस है पांचवा घर। ओके। यहाँ पर अगर कोई प्लेनेट बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है ना, तो उसको उस व्यक्ति को उस वो इतना मतलब दयावान होगा, दूसरों से प्यार करने वाला होगा। हर तरीके से वो व्यक्ति जो है ना, लोगों में एक तरीके से अपनी जगह बनाएगा। इस मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में भी बड़ा वो लकी रहेगा। इसीलिए यहाँ पर शुक्र और राहु ये थोड़े से प्यार मोहब्बत से अलग वाले प्लैनेट है ना, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। छठवें घर में शुक्र को नीच का माना जाता है। शुक्र मतलब व्हाइट सेल्स बॉडी की, और पुरुष के अंदर जो वीर्य होता है वो शुक्र होता है, और फीमेल के अंदर जो अंडे होते हैं वो शुक्र माना जाता है। तो इस घर में बुध और केतु का घर है ये। यहां पर बुध और केतु पावर में होते हैं इस हाउस में। और बुध है मतलब बुद्धि, और केतु जो है ना वो ऐस का भी कारक होता है और धार्मिकता का भी कारक होता है। और यहां पर आया हुआ है शुक्र। तो ऐसे लोगों का बुद्धि, दिमाग वीनस के गलत चीजों के प्रति अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता है। ऐसे लोगों की संभोग की पावर या फिर बहुत ज्यादा होती है, और या फिर होती नहीं है। ठीक है। यहां पर क्या होता है कि जब वीनस यहां पर होता है तो प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन पैदा करता है, फीमेल के जननांगों में भी और मेल के पार्ट्स में भी। यहाँ पर कोई ना कोई इन्फेक्शन देता है, एक बीमारी देता है यहाँ पर शुक्र यहाँ पर आके। तो किसी भी तरीके से जो है ना, ये जब संभोग की पावर चाहे कम हो तब भी रिलेशन गड़बड़ होते हैं, ज्यादा हो तब भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए यहाँ पर शुक्र जो है ना, अपने आप बैलेंस नहीं बैठा पाता है अपना। इसलिए शुक्र यहाँ पर इसको नीच की अवस्था में माना जाता है, नीच कहा गया है इसको।
अब यहां पर मदद किससे दी जाएगी शुक्र को? यहां पर शुक्र को मदद मिलेगी बुध और केतु के शत्रु से, मंगल से। तो जब भी जो है शुक्र आपका सिक्स हाउस में होता है, और अगर प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम है किसी फीमेल के या मेल के, तो इसीलिए उसको पोटेशियम परमैंगनेट से पानी में मिला के जो है ना वो धुलाई की जाती है, सफाई रखी जाती है उससे। और मेल जो है ना इस दवा का यूज करने के बाद में जो है ना अपने दही से भी जो है उसकी साफ सफाई की जाती है। तो मंगल और मंगल शुक्र को जो है ना यहाँ पर मंगल की मदद दी जाती है। सेम रिजल्ट आते हैं चाहे मेल की कुंडली हो चाहे फीमेल की कुंडली हो। ठीक है, तो सिक्स हाउस में जो है ना वीनस को नीच का माना जाता है। सेवेंथ हाउस में सूर्य को नीच की जगह दी गई है। अब सूर्य को नीच की जगह इसलिए दी गई यहां पर, ये घर जो है शुक्र का। शुक्र जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट चीज, नर्म चीज है ना। जैसे रुई को भी जो है ना रुई शुक्र से ही संबंधित माना जाता है। रुई, जिसकी हम रुई जो जलाते हैं हम लोग, बत्ती दीपक जलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रुई के ऊपर जैसे आग का गोला है, शुक्र के ऊपर अगर गर्म कोई चीज रखोगे तो वो शुक्र ही खराब होगा। सूर्य की आग जो है ना उसको जला के राख कर देगी। तो सूर्य जब भी यहां पर आता है तो शुक्र प्रॉब्लम में आ जाता है। और अकेला सूर्य यहां पर बहुत ज्यादा खराब करता है, बहुत ज्यादा घातक है। सूर्य के साथ में अगर कोई प्लेनेट है तो सूर्य की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस घर में सूर्य को नीच नीच कहा गया है, इस सातवें घर में सूर्य को नीच माना गया है। हमेशा जो है ना ऐसे इंसान का दिमाग हमेशा पारा हाई रहता है, गर्म ही रहता है उसका दिमाग, हमेशा गुस्से में रहता है। पिता का साथ भी कमजोर होता है क्योंकि सूर्य कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहा। पिता दुखी करे या जो है ना उसके पिता को वो दुखी करे, ऐसा एक चीजें बनी रहती है। और इन सब चक्कर में उस माँ बेचारी परेशान रहती है। तो चंद्रमा भी खराब होता है यहाँ पर, सूर्य जब सेवेंथ हाउस में होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जब हमने उच्च ग्रहों की बात की, तो जो प्लेनेट जहां पर उच्च का होता है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है, अपने रिजल्ट वो बहुत अच्छे देता है। जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के भी रिजल्ट अच्छे देता है, अपने कारक तत्वों के भी रिजल्ट अच्छे देता है, और जिन हाउसेस को वो रूल कर रहा है, जिन हाउसेस से वो संबंध बनाए हुए हैं, उनके भी अच्छे रिजल्ट देता है। यही सेम कहानी जो है ना नीचता वाले प्लेनेट में। नीच होने का मतलब ये हुआ कि उस प्लेनेट की जो एनर्जी है ना वो बहुत डाउन हो गई, उसके जो रिजल्ट देने की जो क्षमता है ना वो कम हो गई बहुत ज्यादा। तो उस हाउस के प्रति भी उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, उसके खुद के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और वो प्लेनेट जिन हाउस को लेके, जिन हाउसेस को लेके चल रहा है, उनके भी अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसे अभी हमने सूर्य की बात की, सूर्य सेवेंथ हाउस में उच्च का है। सूर्य फर्स्ट हाउस का कारक है और पंचम भाव का मालिक है। ठीक है, स्वामी है। तो इन दो हाउसेस के रिजल्ट, जैसे सूर्य मान लीजिए सेवेंथ हाउस में आया, तो फर्स्ट हाउस खराब हुआ मतलब जीवन संघर्ष में आ गया। अब जीवन आसान नहीं है, आपको जो है ना कुछ अपने आप को सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी जीवन भर। और सूर्य खुद प्रॉब्लम में आ गया, मतलब जो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए लोगों के सामने जाने का, वो खत्म हो गया। आत्मा जो मजबूत होनी चाहिए थी, अंदर से डर कभी ना लगे, वो खत्म हो गया। डर भी लगेगा वैसे व्यक्ति को, सूर्य खराब मतलब डर भी लगेगा उसको। ठीक है, और सातवें घर को तो वो खराब कर ही रहा है क्योंकि नीच का है। हमेशा रिश्तों में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा वो चलता ही रहेगा, गर्म मिजाज, तू बड़ा कि मैं बड़ा, ईगो वाली जो सिचुएशन है। और पंचम भाव खराब मतलब संतान वाला भी एरिया डाउट में आ गया, बच्चों से संबंधित भी
वही जो यहाँ पर बताया कि फादर से प्रॉब्लम पिता या फिर दुखी करेगा या वो खुद पिता को दुखी करेगा, उसके चक्कर में फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। इसलिए सूर्य को जो है ना 7वें घर में आ, नीच की जगह दी गई है। 8वें घर में चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा नीच का इसलिए होता है 8वें घर में, कुछ ही चीजों को लेकर नीच का होता है, लेकिन ये आयु के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा यहां पर अगर हो तो उस व्यक्ति की आयु लंबी मानी जाती है। चंद्रमा यहां पर क्या करता है, मन मन को दूषित करता है। ऐसे लोग ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना कि दूसरों की छुपी हुई चीजों को पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। जब तक उनको ये पता ना चल जाए कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके पति पत्नी में क्या लड़ाई चल रही है या आपस में क्या चल रहा है, तब तक उसके मन को चैन नहीं मिलता है। चुगलखोरी करना, दूसरों की चीजों को जानने की बहुत ज्यादा मन में इच्छा रहना, तीव्र इच्छा रहना, ये चंद्रमा यहां पर देता है। पैसों की भी समस्या देता है, लेकिन आयु के लिए चंद्रमा यहां पर अच्छा होता है। क्योंकि मंगल और शनि दोनों का घर है, तो मंगल की वजह से आ, शारीरिक तौर पे मजबूत होता है, ब्लड से संबंधित उसको कोई परेशानी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना, आपके चंद्रमा को, चंद्रमा आपके शरीर में जितना भी पानी है उसका रूप माना जाता है। चंद्रमा अच्छा मतलब आपके शरीर का पानी अच्छा, आपके शरीर का पानी अच्छा मतलब आपका खून अच्छा, मतलब मंगल अपने आप अच्छा हो गया। और मंगल अगर अच्छा हो गया तो आपके शरीर की व्हाइट सेल्स अच्छी होगी, मतलब खून अच्छा है तो व्हाइट सेल्स अच्छी, मतलब शुक्र भी अच्छा हो गया। ठीक है, तो इन तीन प्लैनेट का जो जब कुंडली में बहुत अच्छी सिचुएशन होती है तो उस आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, शुक्र अच्छा हो। तो 8वें घर में चंद्रमा को नीच माना जाता है। 9वें घर में वैसे तो नीच यहां पर कोई नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर राहु को नीच माना गया है। राहु को नीच इसलिए माना गया है कि ये घर जो है ना वो बृहस्पति का है, बृहस्पति का घर भी है और बृहस्पति यहाँ के कारक भी है। और बृहस्पति क्या है? साफ सुथरी ठंडी हवा, बृहस्पति है। और राहु है धुआं, वो हवा को विषैला बनाने का काम करता है, बृहस्पति को खराब करता है जब भी यहाँ पर राहु आता है। यहां पर अब राहु की स्थिति जो है ना, दो चीजों पे डिपेंड करेगी राहु के रिजल्ट कैसे होंगे। यहां पर बृहस्पति की स्थिति बताएगी कि राहु यहां पर कैसे रिजल्ट देगा। क्योंकि राहु और केतु जो है ना, ये जिस हाउस में बैठे होते हैं या जिस राशि के साथ में बैठे होते हैं ना, उनके एनर्जी को जो है ना लेके उनके अनुसार अपना रिजल्ट देते हैं। अगर उनकी स्थिति सही है उस राशि के स्वामी की या उस घर के स्वामी की, तो ये राहु भी ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं, उसी प्लैनेट की तासीर को पकड़ के रिजल्ट देते हैं। जैसे राहु यहाँ पर नीच की अवस्था में माना गया है, मतलब ये घर जो है ना ये धर्म का है, आपके पूर्वजों का है, आपके भाग्य का है। यहां पर राहु आया हुआ है। अब बृहस्पति अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है, बृहस्पति मान लीजिए अपने घरों में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में उच्च का होकर बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, 9वें घर राहु के साथ ही बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है। अगर यहां पर बृहस्पति अगर है, तब तो राहु जो है ना ट्रैक से नहीं भटकाएगा, मतलब व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा। लेकिन अब ये किस तरीके का धार्मिक बनाएगा, ये अति कर देगा। ये हो सकता है धर्म के मामले में ही एक उस पे उसको इतना ज्यादा फॉलो करता चला जाए कि जो है ना उस धर्म के एक ऊंचाई पे लेके जाए, जैसे बड़े बड़े शंकराचार्य नहीं हो जाते हैं ये सब, मतलब एक एक्सट्रीम पे लेके गया राहु। राहु जो है ना किसी भी चीज को जो है एकदम से ब्लास्ट करता है, एकदम से बढ़ा देता है।
वो गलत चीज भी हो सकती है, अच्छी चीज भी हो सकती है। और या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मस्जिद भी बराबर, मंदिर भी बराबर, गिरजाघर भी बराबर, गुरुद्वारा भी बराबर, वो सबको मानता है, वो सब जगह जाता है। इस तरह भी राहु यहां पर कर देता है व्यक्ति। और जब बृहस्पति खराब हो जाता है, तब तो ऐसा व्यक्ति जो धर्म से ठीक उल्टा करे, तो राहु यहां पर ये करता है, आपके भाग्य को खराब करता है, आपके पूर्वजों को खराब करता है, आपके पूर्वजों को सांसों की बीमारी देता है, दमे की बीमारी देता है, बहुत ही भ्रम की स्थिति डाल के रखता है। पुराना जो आपकी जो कुल चला आ रहा है, बीमारी, दवा पे खर्चा, है ना, पैसा ना होना, निर्धनता, इस तरीके की प्रॉब्लम बैकडोर से देना शुरू करता है जब बृहस्पति खराब होता है और राहु यहाँ पर होता है। ठीक है। तो राहु को इसलिए जो है ना यहाँ पर नवे घर में अच्छे रिजल्ट देता हुआ नहीं माना गया। सर आपने जो सारी बातें बोली कंजक्शन की बोली है, गुरु और राहु कंजक्शन की। हाँ। ओके। नहीं नहीं, गुरु राहु कंजक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, राहु नवे भाव की बैठ की बात हो रही है भाई। नवे घर में राहु बैठा हुआ है तो जुपिटर की एनर्जी है ना उसके साथ में। हाँ जी, करेक्ट अब सर। जुपिटर की एनर्जी कैसी है, ये जुपिटर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, उसकी एनर्जी कैसी है। ओके सर। जुपिटर जिस स्थिति में बैठा होगा उसी की तो एनर्जी है, राहु लेके बैठेगा। ये बीच बीच में जैसे जो मैं लॉजिक बताता रहता हूँ ना, उसको लिखते रहा करिए, क्योंकि वो पढ़ाते समय ही फ्लो में वो चीजें समझ में आती है। लिखा विखा मैंने कहीं नहीं, इसकी कोई स्लाइड नहीं है। स्लाइड में आपको जो मैंने वो दिए है ना, पीडीएफ, वो मैं दे चुका हूँ आपको ग्रामर की, है ना, यस सर। ग्रामर की क्या बोलते हैं जो कोर्स जो उसमें पीडीएफ में है, वो है आप लोगों के पास में। करेक्ट सर। ये इसमें से जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो चीजें आपको समझने में इजी लगे ना, वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग से या भी कोई दिक्कत नहीं, जब भी। श्योर सर। ठीक है। द- नवां घर हो गया। 10वें घर में गुरु को नीच का माना जाता है, क्योंकि 10वां घर जो है ना, वो चुस्ती से, चालाकी से अपने करियर को बनाने का है। किसी भी स्थिति में साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़ जाए, अपने करियर को चमकाने का है 10वां घर। शनि का घर है ये, डिसिप्लिन का घर है। अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 10 बजे जब तक ऑफिस जाते रहोगे तब तक आपका करियर मजबूत रहेगा। जहां आपने डिसिप्लिन गड़बड़ाना शुरू किया, ऑफिस 11 बजे पहुंचे, शाम को जल्दी चले गए, या ऑफिस में सैटन की जो चीजें, जो खराब चीजें होती हैं, शराब पीना या गलत संबंधों में चले जाना, जहां आपने ये करना स्टार्ट किया, गलत सैटन को अगर आपने यहां पर ट्रिगर किया, तब भी ये खराब होगा। तो यहां पर जो है ना, जुपिटर इस तरीके के सोच का व्यक्ति होता नहीं है। वो जुपिटर बड़ा, जब भी 10th हाउस में होता है ना, वो सीधे आइडियल, जुपिटर क्या है, एक आइडियल इंसान, जिसको सिर्फ धर्म से मतलब हो, ना मैं बुरा करूंगा ना मैं बुरा करने दूंगा, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, सिंपल। वो ये और करेगा यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ व्यक्ति की, वो अपने करियर में जितना लोग उसके पास में आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदारी चला रहा है, तो फ्री में भले ही सामान दे देगा, भाई चल तेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दियो पैसा, उधार कर दिया, है ना। या बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होगा, उच्च पदों पे भी होंगे ना तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होंगे ये लोग। तो जब सिर्फ यहां पर जुपिटर यहां पर होता है, और यहां के जुपिटर को अगर किसी की मदद नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति बेचारा जुपिटर के ही गुणों वाला होता है, वो फिर जो है ना, वो करियर में बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाता। मैंने एक चीज कही है, बगैर मदद के अलावा। मदद कैसे होगी वो हम बाद में बात करेंगे। जुपिटर अगर यहां पर बैठा हुआ है, बेचारा अकेला बैठा हुआ है, किसी की मदद भी नहीं है, किसी की दृष्टि भी नहीं है, ऐसे घरों का भी कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है जो इस 10th हाउस में बैठे हुए जुपिटर को मदद मिले, तब यहां पर बृहस्पति पूरी तरीके से नीच का माना जाएगा। यही उच्च के घरों का भी है। कोई प्लेनेट अगर उच्च के घरों में बैठा हुआ है, और उच्च की स्थिति में बैठा हुआ, मतलब अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, और उस प्लेनेट में किसी की भी एनर्जी नहीं मिल रही है, तभी वो उच्च का रिजल्ट देगा।
अगर उस प्लेनेट में किसी की एनर्जी मिल रही है, किसी की दृष्टि पड़ रही है, कोई जो है किसी दूसरी वजह से उस प्लेनेट को खराब कर रहा है, तो फिर वो भले ही अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है, उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है, ये वही बात हो गई कि आपके पास में भर भर के पैसा है, आप मजे ले ही नहीं पा रहे हो पैसे के, है ना। यही नीच के घरों की, नीच के प्लैनेट्स की कहानी है। तो यहां पर बृहस्पति को नीच का माना जाता है। तो यहाँ के बृहस्पति जो है वो व्यक्ति हो, उसको यही सलाह दी जाती है जब भी किसी के चार्ट में बृहस्पति आप यहाँ पे देखो, और अगर वो आपसे अपने करियर की समस्या के लेके बात करे, तो आप कहो कि भाई जीवन में कुछ चुस्त और चालाक बनो, हमेशा जो है लोगों के ऊपर फेथ मत करो, कुछ डिप्लोमेटिक भी बनो, सीधी उंगली से नहीं घी निकल रहा है, टेढ़ी उंगली करो, किसी का खराब करने की जरूरत नहीं है, किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने जो चीज आपके हक में है, जो आप ले सकते हो, वो गुण जब तक डेवलप नहीं करेगा यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर, मतलब शनि के गुणों को नहीं अपनाएगा, तो वो दिक्कत में रहेगा। भाई सिंपल लाल किताब कहती है कि आप मेरे घर में आए हो तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा आपको। आप सातवें घर में गए हो, आप शुक्र के घर में गए हो, तो आपको प्यार मोहब्बत और रोमांटिक रोमांस वाली बात करनी पड़ेगी, तब तो भाई टिक पाओगे आप, नहीं तो नहीं टिक पाओगे। आप शनि के घर में आए हो, मान लीजिए वो किसी के घर में कोई व्यक्ति गया, जैसे मान लीजिए आपके घर में, आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में गए, और बहुत अच्छा मतलब आपका दोस्त है, और वो शराब पीता है, तो आपको वहां पे तभी आप उसके अनुसार जो सबको, वो आपको अच्छी मदद करेगा, अपनी अच्छे तरीके से आपको रखेगा, जब उसके साथ में आप शराब पीने लगोगे, नहीं तो आपसे हमेशा कटा कटा रहेगा, अपनी बहुत सारी चीजें आपसे शेयर नहीं करेगा। तो जिसके घर में आए हो उस जैसा बनना पड़ेगा, तब वो प्लेनेट कंफर्टेबल होता है और अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। ठीक है। 11वें घर में, 11वें घर में यहाँ पर चूंकि लाभ का घर है, और देखिए लाल किताब में 3 घर धर्म स्थान माने गए हैं, एक दूसरा घर, एक नवा घर और एक 11वां घर। ठीक है, दूसरा घर मतलब वो धर्म स्थान जिसको आप मानते हैं, है ना, मुस्लिम है आप तो मस्जिद, हिंदू है तो आप मंदिर, है ना, जो भी जिस धर्म को आप मानते हैं वो है दूसरा घर। नवा घर आपके धार्मिक स्थल, जितने बड़े बड़े मंदिर टेम्पल जितने बड़े बड़े हैं, है ना, जो जहां पे लोग जाते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, वो धर्म स्थान है नवा घर। 11वां घर पहाड़ों वाले मंदिर, वैष्णो माता, है ना, या जितने भी जो पहाड़ों वाले जो मंदिर हैं, वो होता है 11वां घर। तो 11वें घर में वैसे तो किसी प्लेनेट को नीच का नहीं माना जाता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यहां पर बुध और राहु को नीच का माना जाता है, विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थिति का मतलब ये हुआ कि बुध जब भी यहां पे होता है, तो वो 34 साल तक आदमी को सफल नहीं होने देता अपनी उम्र तक, उसकी आमदनी इतनी मजबूत नहीं होती है। और राहु जब यहां पर होता है, ये जो हाउस है ना, ये डिजायर का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। राहु जो है ना, बहुत ज्यादा किसी डिजायर के पीछे जो है ना, वो पूरी उसको क्या कहेंगे, मतलब बहुत डीप डिजायर में चला जाता है व्यक्ति, मतलब बहुत ही डीपली जुड़ जाता है, बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी हो जाना, किसी चीज को पाने की इच्छा इतनी ज्यादा जागृत हो जाना कि कुछ भी कर डालना उसके पीछे, मतलब चाहिए चाहे कुछ। ये चीज हो चाहे अच्छी चीज हो। तो वो इच्छाएं जो है ना, वो फिर लस्ट का रूप ले लेती है, फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है आदमी। तो राहु कभी कभी यहाँ पर वो देता है, एक्सट्रीम लेवल पे देता है, मतलब वो कभी भी अपनी इच्छाओं से उसकी पूर्ति नहीं होती है, एक के बाद एक इच्छा पूरी हुई तो फिर वो दूसरी इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाएगी। इसलिए राहु यहाँ पर विशेष परिस्थिति मैंने बोला, इसलिए तब बुध और राहु यहाँ पर
नीच के रिजल्ट देते हैं। 12वें घर में, 12वें घर में बुध को नीच माना जाता है। 12वें घर में बुध को बहुत ही गलत वर्डों से लाल किताब ने इसको बताया है। तो बुध को यहां पर इसलिए खराब माना जाता है कि एक तो ये राहु का घर है, दूसरा बृहस्पति का घर है। और यहां पर बृहस्पति को बुध खराब करता है। अगर व्यक्ति का बृहस्पति मजबूत है कुंडली में और राहु मजबूत है, ये दो निगेटिव कुंडली में नहीं अगर बैठे हुए हैं, तब फिर बुध यहां पर काफी हद तक संभल जाता है। लेकिन अगर राहु भी खराब हो गया, मतलब बुध अपने नीच के घर में बैठा हुआ है, मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि बहुत कम हो गई काम करना, और ऊपर से राहु खराब होके बैठ गया, मतलब आपके विचार खराब हो गए। तो वो खराब विचार और कम बुद्धि मिलके जो है ना, वो बहुत खराब रिजल्ट देती है व्यक्ति को तय। वो लाल किताब कहती है कि जेल खाना, पागल खाना, अस्पताल खाना, हर जगह लेके जाती है व्यक्ति। तो बुध यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अ, तो ये जो हमने नीच के ग्रहों की जो एनर्जी है, वो सिंपल सिर्फ इतनी है, उस पे समझना आपको सिर्फ इतना है कि ये जो हाउस जो नीच के माने गए हैं हर प्लैनेट इन घरों में, जो हमने 1 से लेके 12 घरों की बात की, तो जिस हाउस में ये प्लैनेट बैठेगा, अब जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में आ, किस प्लैनेट को नीच का लें, बोलिए कौन से प्लैनेट का एग्जांपल दें। हम यहाँ पर लेते हैं, अभी हमने सूर्य का एग्जांपल लिया था, हम यहाँ पर चंद्रमा का भी बता दिया मैंने आपको, मंगल का भी बता दिया, लगभग लगभग तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो नीच का मतलब ये हुआ कि उस हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है, वो उसके कारक तत्व जिनसे वो संबंध रखता है, जो चीजें उस प्लैनेट से संबंधित है, उसके खराब रिजल्ट, उस हाउस के खराब रिजल्ट, और जिन घरों का वो कारक है और जिन घरों का वो मालिक है, सर उनको भी वो फिफ्थ खराब में करेगा। राहु आता है और फिफ्थ में खराब शनि हो, हम्म। तो उसमें पढ़ाई पे भी इम्पेक्ट आता है? हाँ बिल्कुल ऐसा रहेगा। क्योंकि ये पढ़ाई का घर है, फिफ्थ पढ़ाई हाउस का से भी हम हाउस पढ़ाई है देखते पांचवा हैं। घर, पांचवा घर बहुत सारी, पांचवा घर क्रिएटिविटी का है। हाँ, क्रिएटिव। राहु अगर यहाँ पर होगा और मान लीजिए अच्छी पोजीशन पे है राहु यहाँ पर, तो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाएगा। कहाँ क्रिएटिव बनाएगा? सोशल मीडिया की तरफ क्रिएटिव बनाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाएगा। टेक्नोलॉजी की तरफ क्रिएटिव बनाएगा। सब लोग बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाते हैं। और शनि अगर यहाँ खराब हो तो सर? शनि अगर खराब होगा तो ये एक तरीके से आपके जो पांचवा घर है, ये नाभि से नीचे का हिस्सा है पेट का, वहां पर प्रॉब्लम देगा, और स्टमक आपके रिलेशन प्रेम की संबंधों को प्रॉब्लम, खराब करेगा। ठीक है। और संतान पढ़ाई सुख में में समस्या डिस्टरबेंस देगा। लाएगा, यही सब चीजें खराब करेगा। सर अगर शनि यहाँ खराब हो, अगर डिसिप्लिन से चल रहा हो कोई, तो भी पढ़ाई में डिस्टरबेंस आएगी? नहीं तो, अगर देखिए लाल किताब जो है ना, कहती है कि हर प्लेनेट को जो है ना, आप अपने कर्मों से सही कर सकते हैं। ओके। अगर किसी का प्लेनेट यहाँ पर उच्च, सूर्य उच्च की पोजीशन पे बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में किसी का बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति लेमारी करने लगे, किसी की पैसा मार दे, है ना, लोगों की सेवा न करे, दान धर्म न करे, ठीक है, और उसका कोई आइडियोलॉजी ना हो, कुछ भी कर संबंध भी जो है गलत तरीके से, वो इधर उधर लोगों को चीट कर रहा हो, ये सब अगर हो उसके जीवन में, तो सूर्य उच्च के रिजल्ट उसको देगा ही नहीं। हम्म। तो यहां पर लाल किताब ये जरूर कहती है कि कोई प्लेनेट जिस हाउस में बैठा हो, अगर वो खराब हो या खराब कर लिया जाए, ये लाइन जरूर जोड़ती है। ओके। इस हाउस में ये प्लेनेट खराब है, जैसे यहां पर सूर्य मान लीजिए आपका 7th हाउस में नीच का है, नीच का, करेक्ट। लेकिन आप जो है अपने रिलेशन में
ईगो वगैरह नहीं दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, गर्म मिजाज अथॉरिटी वाला, परिवार में आपकी रिलेशनशिप में अथॉरिटी वाला मिजाज नहीं रखोगे आप। भाई सूर्य के वहां पर सूर्य के गुण नहीं होने चाहिए। सूर्य को अगर आप वहां पे जागृत करोगे तो आपका सेवेंथ हाउस खराब होगा, शुक्र पीड़े पीड़ा में आएगा। तो ये हमको हमको सोचना पड़ेगा प्लैनेट के हिसाब से। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर उपायों की जरूरत ही नहीं है। जिस हाउस में जिस प्लैनेट की एनर्जी है, वही मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिस प्लैनेट को जिस हाउस में जाना पड़ेगा उस हिसाब से उसको बनना पड़ेगा। अगर उस तरीके से नहीं बनेगा तो वो हाउस खराब होगा। राहु नाइन्थ हाउस में है। हम्म। आप अपने धर्म को मानना बंद कर दो। आप बाहरी समाज में शादी कर लो, आप जिस धर्म को मानते हो उसको मानो ही मत। देखो आपका, आप ऐसा फील करोगे कि मेरा भाग्य धीरे धीरे खराब हो रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। ओके। तो यहाँ पर प्लेनेट, यही यही प्लेनेट की एनर्जी है कि आप जो है, ये भले ही आपका प्लेनेट नीच की अवस्था में है, तो अगर आपने उस प्लेनेट से संबंधित चीजों को अच्छा किया हुआ है तो वो आपको हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देगा। सर इसमें है कि राहु थर्ड हाउस में उच्च का होता है। हम्म। और अभी आप हमने स्टार्टिंग में किया था कि राहु के घर में केतु उच्च का होता है और केतु के घर में राहु उच्च का होता है। पर अभी हमने आपने पढ़ा है कि थर्ड हाउस में केतु नीच का होता है, पर राहु का उच्च है यहाँ पर। तो केतु नीच कैसे हो गया यहाँ पर? जी, क्या बोल रहे हो आप? क्या कुछ गड़बड़ बोला सर? एक ही घर में राहु और केतु कैसे उच्च नीच हो सकते हैं? अच्छा, राहु उच्च का है इसलिए केतु या नीच का हो गया। राहु जहां पर उच्च का होगा वहां केतु नीच का होगा, और जहां ओके। केतु उच्च का होगा वहां राहु नीच का होगा। सिंपल है, आमने सामने हमेशा रहते हैं। हाँ, हमेशा 180 डिग्री में रहते हैं। हाँ। सर एक और चीज, जैसे हमने पढ़ा आपने पढ़ाया है कि यहाँ पर थर्ड हाउस में केतु है। तो केतु का काम तो काटना है। मंगल यहाँ पर बैठा है, तो वो केतु के गुस्से को नहीं काटेगा। केतु के गुस्से को बढ़ाएगा कि काटेगा? केतु का काम है कट करना। ये तीसरा हाँ। घर किसका है? कट करने का है। आपके एफर्ट्स को कब काटेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप मेहनती नहीं होंगे, ओके। आपका भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो आप उसके चिड़चिड़े हो। रिलेशनशिप को खराब करेगा। ओके, गॉट इट। मैंने क्या सोचा कि मंगल गुस्सा है, तो वो गुस्से को कम नहीं करेगा, गुस्से को काटेगा। बट इसका ये है कि वो आपके अंदर चीजों की सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, तो आप देखिए, चिड़चिड़े होगे, तो गुस्सा डिटैच जो होगा है ना, आपके अंदर। कोई भी केतु डिटैचमेंट देता है उस घर घर के कारक तत्वों से डिटैचमेंट देता है, मंगल की चीजों से थोड़ा ना डिटैच उसको कर देगा। ओके। मंगल तो एक अलग एनर्जी है, मंगल तो प्लेनेट की बात कर रहे हैं हम। ओके। जिस हाउस में केतु, देखिए राहु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के प्रति डिजायर पैदा करता है। हाँ जी। केतु जहां पर बैठता है, वो केतु वहां पे कट का अनअटैच्ड। काम करता है। वो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जो है वो चीजें कट ऑफ हो जाएंगी आपसे। ओके। और या फिर केतु के कारक सर तत्वों में आप इन्वॉल्व हो जाओ, उसके पॉजिटिव चीजों को अपनाओ, तो आपको पता नहीं चले। कट तब भी करेगा, लेकिन आराम से जो कट ऑफ है ना, उसकी जो तकलीफ है ना, वो कम आपको होगी। फील नहीं होगी। सर अगर केतु के साथ कोई प्लैनेट होगा तो उसका करक तत्व भी काट करेगा केतु? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। किसी भी प्लेनेट के साथ में कोई भी प्लेनेट बैठा होगा तो एनर्जी तो मैच करेगी ना। मतलब थोड़ी बहुत घर का तो एनर्जी तो, करेगा ही और एनर्जी का प्लैनेट का फर्क भी आएगा करेगा। ना। हाँ जी। और किसी कोई क्वेश्चन? जिसकी भी ईमेल आईडी जिन्होंने नहीं भेजी है भेज दीजिएगा, एक बार मैं और उसको चेक कर लूंगा। हाँ जी ठीक सर। है।